कानून जब राज्य सरकार पास करती है तो वो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर आमतौर पे उस पर दस्तखत कर देता है। गवर्नर आमतौर के अंदर उसमें कोई अड़चन लगा नहीं सकता और देश का संविधान कहता है कि एक बार तो गवर्नर वापस कर सकता है असेंबली को, दूसरी बार असेंबली कहे तो गवर्नर को साइन करने पड़ते हैं। राज्य सरकार डुगडुगी तो बजा रही है कि हमने कह दिया है कि एमएसपी से नीचे कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी के नीचे नहीं होगा, मंडी में एमएसपी के नीचे कुछ बिक नहीं सकता। लेकिन बारीक से अक्षर में ये लिखा है एमएसपी का मतलब सिर्फ गेहूं और धान पर मिलने वाली एमएसपी। कि जहां पंजाब सरकार कहती है कि एमएसपी से नीचे अगर खरीद हुई तो हम 3 साल की सजा। मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? लिखा ये हुआ है कि अगर कोई व्यापारी मजबूर करे किसान, अंग्रेजी में उसके लफ्ज है कंपेल्स और एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि उसको मजबूर करे या उस पे दबाव डाल के एमएसपी से कम बेचने पर उसको मजबूर करता है तो उसे 3 साल की सजा। पंजाब सरकार ने 4 कानून पास कर दिए, 3 नहीं 4 कानून पास कर दिए और कहा कि देखिए हमने जो किसान चाहते थे वो कर दिया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अब तो किसान अपना आंदोलन वापस ले ले। पंजाब सरकार एक कानून लेके आई है, वो कानून कहता है कि एपीएमसी के बारे में केंद्र सरकार जो कुछ मर्जी कहती रहे, हमारी एपीएमसी पे इसका कोई असर नहीं होगा। पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब प्रदेश को एक सिंगल अपनी एपीएमसी के दायरे के अंदर ले आए हैं और कहते हैं कि अगर कोई प्राइवेट मंडी बनी भी उस पर भी फीस लगाने का हमारे को अधिकार है और केंद्र सरकार के ये जो कानून है वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे। तो केंद्र सरकार के 3 कानून थे, एपीएमसी बाईपास एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खेती का एक्ट और ये जो स्टॉक की लिमिट हटाने वाला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो पंजाब सरकार ने 3 कानून उसके बराबर, उसके पैरेलल, उसके मुकाबले में खड़े करके एक तरह से तीनों को नेगेट कर दिया है, तीनों को नलीफाई कर दिया, तीनों के असर पंजाब पे नहीं होंगे, ऐसा वो कानून कहता है। चौथा कानून क्या है? पंजाब के किसानों की बहुत सा वक्त से मांग थी, देश के बाकी इलाकों में भी किसान की मांग है कि कुर्की रुक जाए। कुर्की का मतलब अगर किसी किसान का कोई कर्ज बाकी है तो वहां पे सरकार, पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है और किसान की संपत्ति की, उसकी जमीन की, उसकी संपत्ति की को नीलाम करना शुरू कर देता है, जो कि सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग चीज होती है। और किसान संगठनों की पुरानी मांग रही है कि जिस तरह से कंपनियों में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि विजय माल्या के खिलाफ, इनके सहारा के खिलाफ और कुछ भी आप कर लीजिए, उनकी कंपनी को नीलाम कर सकते हैं, उनकी कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को आप टच नहीं कर सकते। किसानों ने भी इसी तरह की मांग की है। तो उस मांग का, जिसका केंद्र सरकार के तीनों कानून से कोई संबंध नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन की इस पुरानी मांग को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक चौथा कानून पास किया है कि जो बहुत छोटा किसान है, यानी कि 2.5 एकड़ से छोटा किसान, 1 हेक्टेयर से छोटा किसान, जो बिल्कुल छोटा किसान होता है, उसकी जमीन की कुर्की, उसकी जमीन और संपत्ति की कुर्की नहीं हो सकती। ये अच्छा कानून है, इसके ऊपर मैं बहुत चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि ये बाकी सब राज्यों पे उस तरह से लागू नहीं होता और उसका केंद्र सरकार के तीनों कानून से कोई लेना देना है नहीं। अच्छी चीज है। पंजाब के किसान संगठनों ने कहा है कि अगर आप ये बिल्कुल छोटे किसान के लिए कर रहे हैं तो छोटे किसान के लिए तो कीजिए, क्योंकि पंजाब सरकार की डेफिनेशन छोटे किसान की है 5 एकड़ तक, 2 हेक्टेयर कुछ भी जमीन नहीं होती। और उन्होंने कहा है कि अगर ये बनाना ही था तो कम से कम 5 हेक्टेयर, 5 एकड़ तक तो कर देते, 5 किला जिसको किसान में बोला जाता है पंजाब में, उस तक तो कर देते। खैर, मेरी बाकी बातचीत का फोकस सिर्फ 3 कानून पे रहेगा। ये कुर्की वाले कानून के बारे में तो मैंने बताया, ऐसा कानून पूरे देश में होना चाहिए और अच्छा काम किया पंजाब की सरकार ने। पंजाब के किसान संगठनों के दबाव का एक अच्छा नतीजा निकला है। लेकिन फोकस बाकी 3 कानून। इन 3 कानून से क्या हासिल हुआ है? मुझे समझ लगता है 2 बड़ी सफलताएं हैं इसमें। पहली सफलता तो ये कि किसानों के आंदोलन ने सरकार को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया है। ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है। पंजाब के किसान आंदोलन को पिछले कई दिन से मैं सैल्यूट करता रहा हूं, सलाम करता रहा हूं, कहता रहा हूं कि ये गदरी बाबा के जमाने का जो ट्रेडिशन है पंजाब का, उस ट्रेडिशन को जिंदा रखते हुए पंजाब के किसानों ने
पूरे देश को रोशनी दिखाई है। तो उस लिहाज से ये कानून पंजाब के किसान की जीत है एक मायने में, कि इस कानून की भाषा में पंजाब के किसानों की जो जो डर थे उसको कानून में शुरू में साफ लिखा गया है। किसी भी कानून में, कानून से पहले उसकी एक प्रेफेस होती है कि क्यों हम इस कानून को लेके आ रहे हैं। पंजाब सरकार ने उस प्रेफेस में, कानून की जो प्रिएम्बल होती है, प्रस्तावना होती है, उसके अंदर पंजाब सरकार ने उन सब बातों को रिकॉग्नाइज किया है जो कि पंजाब का किसान और देश भर का किसान कह रहा है कि ये कानून अगर आएंगे तो इससे जो बना हुआ एग्रीकल्चर का ढांचा है उसको खतरा पैदा होगा, मंडी का पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा, हमारी एमएसपी जो हमें मिल रही है वो एमएसपी हमारे हाथ से चली जाएगी, कंपनियों का राज आ जाएगा, कंपनियां इसके अंदर किसानों को एक्सप्लॉइट करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो कि किसान के खिलाफ और कंपनियों के हक में होंगे। ये जो सारे खतरे किसान आंदोलन ने बताए थे, उन सब खतरों को कानून में लिखा गया है, कानून की प्रस्तावना में लिखा गया है। कोई वकील होगा तो कहेगा जी प्रस्तावना में लिखने से क्या फर्क पड़ता है, ये लागू थोड़ी होती है। लेकिन मैं समझता हूं एक राजनीतिक जीत इस शब्दों में होती है। कई बार कानून के ऐसे शब्द होते हैं जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। कम से कम इस देश की पहली सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, कानून में लिख के कहा है कि केंद्र सरकार के तीनों कानून से ये खतरे हैं। इसे पंजाब के किसानों की मैं जीत मानता हूं कि उन्होंने मजबूर करके सरकार से ये लिखवाया। जरूर होने के बाद अमरिंदर सिंह और कांग्रेस इसका श्रेय लेंगे, जैसे कि बादलों को जब पंजाब के किसानों ने मजबूरन सत्ता से उतार दिया तो उन्होंने कहा हमने त्याग कर दिया। अरे त्याग क्या किया, किसान के, पंजाब के किसानों ने मजबूर करके आपसे ये छीन लिया। इसी तरह से पंजाब के किसानों ने कांग्रेस सरकार से ये छीन लिया है हक, उनको बधाई हो, उन्होंने ये बात कबूल करवाई। दूसरी अच्छी चीज जो है वो ये कि राज्य सरकार ने अपना हक एक फेडरल सिस्टम के तहत, संघीय व्यवस्था के तहत, एक राज्य सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार होती कौन है इस कानून को बनाने वाली? आपको ध्यान होगा, ये बात मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये तीन, खास तौर पे ये दो कानून, एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला कानून, ये बनाने का हक केंद्र सरकार को आया कहां से? भाई एपीएमसी के जितने भी कानून बने हैं वो तो राज्य सरकारों ने बनाए हैं, और बनाए हैं राज्य सरकार के अपनी ताकत के तहत। तो अगर एपीएमसी बनाने का कानून ताकत राज्य सरकारों के पास है तो उसे बाईपास करने की ताकत केंद्र सरकार के पास कहां से आ गई? तो दूसरी अच्छी चीज ये है कि पंजाब सरकार ने, पंजाब की विधानसभा ने एक राज्य सरकार का जो हक होना चाहिए फेडरलिज्म के तहत, कि स्टेट लिस्ट के तहत, स्टेट लिस्ट के उन्होंने आइटम गिनाए हैं, कहा है कि इस लिस्ट के तहत, क्योंकि संविधान के अंदर साफ बांटा गया है, वो चीजें जो केंद्र सरकार के दायरे में है, वो जो राज्य सरकार के दायरे में है, और वो जो बीच की है जिसको कॉन्करेंट या समवर्ती सीट बोला जाता है। तो पंजाब सरकार ने कहा है कि ये राज्य सरकार के दायरे की चीज है, आप इसके अंदर कानून नहीं बना सकते। ये एक फेडरल एसर्शन। और यही नहीं, उसके बाद राज्य सरकार ने कई चीज कही है कि इसके अगर अगर ये कानून होता भी है केंद्र सरकार का तो इसके रूल्स हम बनाएंगे, इसमें फीस कहां लगेगी नहीं लगाएगी इसका फैसला हम करेंगे, और इसमें जो भी 4 जून 2020 से पहले, यानी कि ये ऑर्डिनेंस लागू होने से एक दिन पहले तक जो कुछ हमारे नियम थे वो नियम चलेंगे, आप हमारे नियम के ऊपर अपने नियम नहीं लगा सकते। इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक राज्य सरकार ने, एक राज्य असेंबली ने हिम्मत करके ये बात कही है, मुझे उम्मीद है कि बाकी असेंबलीज भी इसको करेंगी। तो इन दो बातों को मैं सफलता मानता हूं, इसके लिए पंजाब के किसानों को बधाई। लेकिन ये पूरी सफलता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे अभी पंजाब के किसान के हाथ में कुछ नहीं आया है। ये एक राजनीतिक सफलता है, एक प्रिंसिपल मतलब उसूल की सफलता हुई है, लेकिन अभी उसके हाथ में कुछ आया नहीं है। इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि इस कानूनों में जो कुछ कहा गया है वो लागू नहीं होगा। लागू क्यों नहीं होगा? आप कल देख लेना। कोई भी कानून जब राज्य सरकार पास करती है तो वो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर आमतौर पे उस पर दस्तखत कर देता है। गवर्नर आमतौर के अंदर उसमें कोई अड़चन लगा नहीं सकता, और देश का संविधान कहता है कि एक बार तो गवर्नर वापस कर सकता है असेंबली को, दूसरी बार असेंबली कहे तो गवर्नर को साइन करने पड़ते हैं। लेकिन
अगर गवर्नर को लगता है कि आप इस कानून में ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि केंद्र सरकार के हित में है, केंद्र सरकार के दायरे में है, तो गवर्नर उस कानून को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। यही शायद होने वाला है। आप देखते जाइएगा, इस पे गवर्नर साइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? सीधा राजनीतिक मामला है, गवर्नर बीजेपी के हैं, और जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ करता था, अफसोस की बात यह है कि गवर्नर गवर्नर का काम कम करते हैं और रूलिंग पार्टी के एजेंट का काम ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में क्या खेल हो रहा है, महाराष्ट्र के गवर्नर किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई शोभा देता है गवर्नर को ऐसी बातें करना? तो हम वापिस उसी जमाने में आ गए हैं जहां दिल्ली दरबार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठता है गवर्नर, और जो ऊपर से पार्टी से इशारा होता है वो काम करता है। और इशारा इस बार क्या होगा कि इस बिल पे साइन नहीं करनी। कारण कई बताए जाएंगे। गवर्नर हो सकता है ये कह दें कि देखिए, अगर ये कानून आप कहते हैं राज्य सरकार के दायरे में है ये ताकत, तो फिर आप केंद्र सरकार के एक्ट को अमेंड कैसे कर सकते हो? आप अपना एक्ट अमेंड करो ना, या आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओ, सुप्रीम कोर्ट से कहो कि भाई ये तो हमारे दायरे की चीज है, केंद्र सरकार इस पे कानून बना ही नहीं सकती। मगर केंद्र सरकार का बना हुआ कानून आप राज्य सरकार के दायरे से अमेंड कैसे कर सकते हो? ये तकनीकी पेंच लगाएगा गवर्नर, लगा सकते हैं। दूसरा तकनीकी पेंच ये हो सकता है, अगर राज्य सरकार कहती है कि भाई हमने स्टेट लिस्ट के तहत नहीं किया, जैसे मैंने बताया ना 3 दायरे होते हैं, केंद्र सरकार का दायरा, राज्य सरकार का दायरा और एक मिला हुआ समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। अगर राज्य सरकार कहती है कि भाई कंकरेंट लिस्ट के तहत जो कि केंद्र सरकार दावा कर रही है, तो राज्य सरकार कह सकती है कि हमें हक है कंकरेंट लिस्ट के एक आइटम को अमेंड करने का, किसी एक्ट को अमेंड करने का हमारे राज्य के लिए। जैसे 5 साल पहले वो जो कानून बने थे ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट को करने का, केंद्र सरकार में अमेंड नहीं हो सका, तो केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो अपने अपने स्टेट के लिए अमेंड कर सकती है। वो कानून प्रेसिडेंट के पास आते गए, प्रेसिडेंट उसको साइन करते गए। अब यही इसमें पेच है कि अगर राज्य सरकार कहती है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का है, इसलिए हम इसको अमेंड कर सकते हैं, तो पलट के गवर्नर कहेगा हाँ आप अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है। तो चाहे कान ऐसे करके पकड़े, चाहे कान यूं करके पकड़े, होगा एक ही चीज, गवर्नर कहेगा जी मैं तो साइन नहीं कर सकता, ये कानून तो बना ही नहीं। और जब तक गवर्नर के साइन नहीं होते, तब तक कोई भी कानून कानून नहीं बनता। तो अभी तक राज्य सरकार ने, असेंबली ने पास कर दिया, लेकिन ये कानून बना नहीं है और इसको बनने दिया नहीं जाएगा। इसलिए ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, इसमें अभी जीत मिली नहीं। दूसरी बात, ये तो पहला पेज तो है बीजेपी का, केंद्र सरकार का, लेकिन ये भी मत भूलो इसमें राज्य सरकार और कांग्रेस की भी चालाकी है। उनकी चालाकी क्या है? उनकी चालाकी ये है कि अगर मान लो ये कानून बन भी जाए, तब भी किसान के हाथ में ज्यादा कुछ आएगा नहीं। मैंने इस कानून को ध्यान से पढ़ा और इसमें दो बड़े पेच हैं। राज्य सरकार डुगडुगी तो बजा रही है कि हमने कह दिया है कि एमएसपी से नीचे कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी के नीचे नहीं होगा, मंडी में एमएसपी के नीचे कुछ बिक नहीं सकता। लेकिन बारीक से अक्षर में ये लिखा है, एमएसपी का मतलब सिर्फ गेहूं और धान पर मिलने वाली एमएसपी। पंजाब में गेहूं को बोलते हैं कणक, धान को बोलते हैं चौड़ा या जीरी। तो सिर्फ कणक और जीरी पे लागू होगा, बाकी किसी पे लागू नहीं होगा। पंजाब में मक्की की फसल होती है, पंजाब में कपास नरमा जिसे बोलते हैं उसकी फसल होती है, इस पे लागू नहीं होगा। कोई दाल भी होती है उस पे लागू नहीं होगा। तो कल को अगर केंद्र सरकार ये कह दे कि भाई हम आज से गेहूं और धान की खरीद बंद कर देते हैं, दूसरी चीजों पे हम एमएसपी डिक्लेयर करेंगे, तो इस एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो पंजाब सरकार कह रही है कि एमएसपी से नीचे का कोई भी सौदा मंजूर नहीं होगा अगर गेहूं और धान में होगा तो। अब मजे की बात यह कि गेहूं और धान में इन्हें नहीं केस पंजाब में मिल रही है, तो कोई फर्क पड़ना नहीं। मान लो किसी भी तरह से केंद्र सरकार इस कानून पे हाँ कर भी देती है, तब भी जो आज के हालात है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी केंद्र सरकार खुद खरीद कर रही है
गेहूं और चावल की, और सिर्फ इन 2 आइटम पे इन्होंने रखा और किसी पे भी नहीं रखा। दूसरा, सरकार ने ये नहीं कहा, और ये चालाकी है सरकार की, राज्य सरकार ने अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी कबूल नहीं की है। कहा है कि इसके नीचे का कोई सौदा होगा तो कबूल नहीं होगा, वो सौदा ठीक नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कहा है कि एमएसपी या इसके ऊपर देने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। ये नहीं किया है, और ये कैप्टन साहब की चालाकी है। मेरी जेब से कोई पैसा ना जाए, सारा मामला केंद्र सरकार का है, आपने करना है कर लो, जो चीजें आज आप खरीदते हो उसी में हम देंगे, जो चीज आप नहीं खरीदते हो उसको तो हम एमएसपी मानते ही नहीं है। मतलब सारा मामला केंद्र सरकार और किसान के बीच में है, हम तो बीच में कहीं आते नहीं, हमें तो कुछ करना नहीं। अगर नियत होती कैप्टन साहब की तो क्या कर सकते थे, वो अपना खुद का पंजाब का जो एपीएमसी एक्ट है, जो आज भी है, वो चाहते तो उसमें अमेंडमेंट करते, और उसमें कह सकते थे कि किसान को इन 23 में से कोई भी फसल पे अगर किसान बिक्री करता है तो उसको एमएसपी का लीगल राइट हम दिलवाएंगे। अगर उसकी खरीद उसकी एमएसपी से कम होती है तो स्टेट गवर्नमेंट आके उसकी खरीद करेगी या उसको पैसा देगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कैप्टन साहब काफी चालाक आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है उस एक्ट के अंदर। इससे बिल्कुल उन्होंने हाथ झाड़ लिए हैं। बार बार कैप्टन साहब बोलते भी रहते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं। दूसरी चालाकी क्या है कि जहां पंजाब सरकार कहती है कि एमएसपी से नीचे अगर खरीद हुई तो हम 3 साल की सजा देंगे, मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? लिखा यह हुआ है कि अगर कोई व्यापारी मजबूर करे किसान को, अंग्रेजी में उसके लफ्ज हैं कंपेल्स और एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि उसको मजबूर करे या उस पे दबाव डाल के एमएसपी से कम बेचने पर उसको मजबूर करता है तो उसे 3 साल की सजा मिले। अब भाई मजबूर करने का क्या मतलब होता है? कोई जबरदस्ती उससे खींच के थोड़ी लेता है। तो ये 3 साल का पाबंदी 3 साल का जो दावा कर रही है सरकार कि हम पहली सरकार है जिसने ऐसा कानून बना दिया है कि एमएसपी से नीचे जो बेचेगा उसको 3 साल की सजा हो जाएगी, एक्चुअली है नहीं। यहां पे भी कैप्टन साहब डंडी मार गए, चालाकी कर गए। किसान एक तरफ खुश और दूसरी तरफ चुपचाप व्यापारी को बता दिया डरो नहीं, कुछ नहीं होने। तो किसान की राजनीतिक जीत हुई है। पंजाब के किसानों का जो शानदार संघर्ष है उसने सरकार को अपना मुंह खोलने पर मजबूर किया है, लेकिन सरकार ने अभी जेब नहीं खोली। किसान को कुछ हासिल नहीं हुआ है। एक तरफ बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की चालाकी और दूसरी तरफ पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट की चालाकी। इन दोनों की चालाकियों के बीच में अभी भी पंजाब का किसान वहीं खड़ा है जहां 20 तारीख से पहले था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।